नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास आज का हमारा टॉपिक है। पीएससी प्री में भी पूछता है, पीएससी मेंस में भी साफ तौर पर लिख दिया गया है। उसके अलावा जीएस के एग्जाम में भी यहां से प्रश्न आता है। छत्तीसगढ़ के जीएस में भी यहां से प्रश्न आता है और अच्छा खासा प्रश्न यहां से आ रहा है ना। क्वेश्चन पूछा 2-3 बार आपका छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ पूर्वी हिंदी में और किससे रखा गया, ये क्वेश्चन पूछा है अवधी और बघेली को। छत्तीसगढ़ी का अपभ्रंश क्या है, अर्धमागधी। छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा का हिस्सा है, तो पूर्वी हिंदी का हिस्सा है। तो इस प्रकार से प्रश्न यहां से बनते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्या, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास। देखिएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा, सबसे पहले तो यह जान लो कि भैया आर्य भाषा का ही एक बोली या भाषा है क्या, छत्तीसगढ़ी भाषा आर्य भाषा का ही एक अंग है, एक हिस्सा है। ठीक है, ओके। इससे पहले मैं आपको पढ़ाया हूं ना छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में, उसमें मैंने बताया कि भाई भारत में संस्कृत और संस्कृत से जितने भाषाओं का विकास हुआ है सबके सब क्या है, आपका आर्य भाषा है। ठीक है, समझिएगा बात को। अब हमको क्या देखना है, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास देखना है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास का क्रम हम यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार हम छत्तीसगढ़ी भाषा तक पहुंचे। ठीक है, तो देखिएगा, यदि भारत में बोले सबसे प्राचीनतम भाषा तो यह है आपका संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के 2 पार्ट थे, एक तो था आपका वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। जितने वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, इनकी रचनाएं संस्कृत में ही हुई हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, है ना, इनकी रचनाएं संस्कृत में हुई है। संस्कृत को देवभाषा भी कहते हैं, देवभाषा या विद्वानों की भाषा। याद रखिएगा, संस्कृत विद्वानों की भाषा है, देवों की भाषा है। एक गीत आपने सुना होगा, मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। याद रखिएगा, संस्कृत ही सभी आर्य भाषाओं की जननी है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ी भाषा की भी आदि जननी क्या है, तो उसकी भी आदि जननी जो है ना, जितने आर्य भाषा है सबका ओरिजिन कहां से है, संस्कृत से ही है ना। कुल मिलाकर संस्कृत भाषा जो है विद्वानों की भाषा थी, देव भाषा थी, गुनी और मुनि की भाषा थी। और जब जब कोई चीज क्लिष्ट होगा तो उसका सरलीकरण होगा। इसीलिए अगला जो भाषा लॉन्च हुआ भारत में वो क्या था, आपका पाली भाषा। पाली भाषा जो था, है ना, ये बौद्ध धर्म के उदय के साथ पाली भाषा का उदय होता है। संस्कृत को हम प्राचीन आर्य भाषा के नाम से जानते हैं, प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य, मैंने क्या कहा, ये सभी के सभी आर्य भाषा बता रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा भी आर्य भाषा का ही एक बोली है ना, आर्य भाषा में। तो प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत। पाली के बाद आया मार्केट में प्राकृत के बाद आया आपका अपभ्रंश। नाम क्या है, अपभ्रंश। और ये तीनों के तीनों मध्यकालीन आर्य भाषा के नाम से जानते हैं, मध्यकालीन आर्य भाषा। इसका जो एज है संस्कृत का जो काल है, ये है आपका वैदिक संस्कृत का काल रहा 1500 बीसी से ना, से 1000 बीसी। और लौकिक संस्कृत का काल रहा 1000 बीसी से 500 बीसी। कुल मिलाकर पूरा वैदिक काल जो है वो संस्कृत का काल रहा। मतलब पूरे 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक भारत में संस्कृत बोला गया, लेकिन क्लिष्ट था। समझ रहे हो, पाखंड कई लोगों को लगा, ब्राह्मण पाखंड लगा या जो भी लगा, समझ रहे बात को। एक नया धर्म का जन्म हुआ, वो था बौद्ध धर्म। फिर भाषा मार्केट में क्या लॉन्च हुआ, आपका पाली भाषा लॉन्च हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म के उदय के साथ पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली भाषा का काल रहा 500 बीसी से लेकर पहली ईस्वी, 500 बीसी से लेकर पहली ईस्वी। पाली भाषा बौद्धों की भाषा है ना। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। भारत की प्रथम देश जन या लोक भाषा। क्वेश्चन पूछेगा, भारत का प्रथम देश भाषा, जन भाषा, जन की भाषा बन गई, लोगों की भाषा बन गई, जन की भाषा बन गई, देश भाषा बन गई। इसलिए क्वेश्चन पूछता है भारत की प्रथम जन, देश या लोक भाषा कौन सा है, तो आप क्या मारोगे आंसर, आपका पाली भाषा। नेक्स्ट प्राकृत भाषा, जैन धर्म के उदय के साथ प्राकृत भाषा आपका लॉन्च होता है। इसका काल जो है पहली ईस्वी से लेकर आपका 500 ईस्वी तक, पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक इसका काल है, किसका, प्राकृत का काल है ना। ठीक है, प्राकृत भाषा कई बुक में आपको मिलेगा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहते हैं और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत, है ना। और नहीं जानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अब ये बोलोगे अपभ्रंश क्या है, तो भैया अपभ्रंश जो है ना, संस्कृत और प्राकृत का टूटा फूटा रूप है, बिखरा हुआ रूप है।
इसी टूटा फूटा रूप होने के कारण इसका नाम क्या है? अपभ्रंश है। भ्रंश मतलब बिखरा हुआ, टूटा हुआ। तो कुल मिलाकर संस्कृत और प्राकृत के विकृत रूप को अपभ्रंश कहा गया, या फिर भाषा का विकृत रूप क्या होता है? अपभ्रंश होता है। लिख लेना ना, अपभ्रंश मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो भाषा का विकृत रूप। पहले इसका काल लिख देता हूं, 500 ईस्वी से लेकर आपका 1000 ईस्वी अपभ्रंश का काल है। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? भाषा का विकृत रूप, भाषा का बदला रूप, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा रूप। पूरे भारत में अपभ्रंश लगभग 500 सालों तक बोला गया, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी, पूरे भारत में अपभ्रंश फैल गया। अपभ्रंश लोगों को बोलने में बड़ा अच्छा लगा। अपभ्रंश क्या है? भाषा है ना, भाषा का विकृत रूप तो है, लेकिन अपभ्रंश खुद क्या बन गया? खुद एक भाषा बन गया, एक भाषा के रूप में विकसित हो गया अपभ्रंश। अपभ्रंश बोलना लोगों को अच्छा लगा। आज अब हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी बोलते हैं तो हम कमीज पहन के निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, पतलून पहन रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं। चश्मा फारसी शब्द है, कमीज आपका पुर्तगाली शब्द है, पतलून आरी बात समझ में, कुर्ता पहन के निकलते हो, कुर्ता आपका तुर्की शब्द है। तो जब हिंदी बोल रहे हो तो पूरा उसमें फारसी, उर्दू, तुर्की है ना, पुर्तगाली, अंग्रेजी मिक्स करके आप हिंदी बोल रहे हो। आरी बात समझ में? तो मजा आता है ना ऐसा हिंदी बोलने में, ऐसा सरल हिंदी बोलने में मजा आता है। मैं एकदम आपको क्लिष्ट हिंदी में हिंदी पढ़ाऊंगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे, आपको आनंद नहीं आएगा। आरी बात समझ में? हिंदी का ये सरलीकरण जो है आपको बहुत भाता है। उसी प्रकार जब अपभ्रंश मार्केट में लॉन्च होता है तो लोगों को बड़ा भारा था अपभ्रंश, इसलिए 500 सालों तक बोला गया, एक भाषा के रूप में अपभ्रंश आपका स्थापित हो गया। आरी बात समझ में? और ये अपभ्रंश चूंकि 500 सालों तक बोला गया, पूरे भारत में फैल गया, है ना, पूरे भारत में फैल गया। और इस अपभ्रंश के अलग अलग भेद हो गए। अपभ्रंश के 6 भेद मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आपका पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आता है। उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा में आता है, 2 चीजें आएंगी आधुनिक आर्य भाषा में, एक तो हिंदी एवं दूसरा हिंदीतर भाषा। हिंदी एवं हिंदीतर भाषा इसके अंतर्गत आता है। हिंदी मतलब समझ गया, हिंदी भाषा जो मैं बोल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। हिंदीतर का मतलब हिंदी से अलग भाषा। अब यहां पर जो समझने वाली बात है उसको देखिएगा। समझने वाली बात यह है कि भैया ये जो अपभ्रंश है ये अपने आप में मध्यकालीन आर्य भाषा है, समझना बात को। संस्कृत प्राचीन आर्य भाषा है। हिंदी और हिंदीतर भाषा, हिंदीतर भाषा में आपको बंगाली, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, ये सब हिंदीतर भाषा, हिंदी से अलग, ठीक है। समझना बात को, हिंदी एवं हिंदीतर भाषा आधुनिक आर्य भाषा है ना। लेकिन यहां पर मैंने आपको क्रम बताया कि संस्कृत के बाद पाली आया, पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया। अब एक क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया भाषा के विकास के क्रम से, भाषा के विकास को क्रम से जमाइए, तो आपको इसी क्रम से जमाना है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी एवं हिंदीतर भाषा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो समझना क्वेश्चन ये कभी नहीं पूछेगा कि अपभ्रंश का विकास किससे हुआ, नहीं पूछेगा। अपभ्रंश का मतलब पूछेगा क्या होता है, तो लिख देना संस्कृत और प्राकृत का विकृत रूप है अपभ्रंश, है ना। ये नहीं पूछेगा प्राकृत का आपका जन्म या विकास किससे हुआ है, ये नहीं पूछेगा अपभ्रंश का विकास जन्म किससे हुआ, या ये नहीं पूछेगा पाली का विकास या जन्म किससे हुआ है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया हिंदी का विकास या जन्म किससे हुआ है, तो आप आंसर कीजिएगा हिंदी का विकास या जन्म अपभ्रंश से हुआ है। लिख लो, हिंदी का विकास या जन्म किससे हुआ है, आपका अपभ्रंश से हुआ है। एक क्वेश्चन और पूछा, क्वेश्चन पूछा कि आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म किससे हुआ है या विकास किससे हुआ है, तो यह भी याद रख लो, आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म या विकास अपभ्रंश से हुआ है। क्लियर है सभी को? आधुनिक आर्य भाषा में 2 प्रकार की भाषा है, हिंदी एवं हिंदीतर, और आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म ही किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। अब आगे हम पढ़ेंगे अपभ्रंश के जो 6 भेद हैं वो, और उनसे कौन कौन से हिंदी और हिंदीतर भाषाओं का जन्म हुआ है, और वहां से हम छत्तीसगढ़ी बोली तक पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास। और यही पढ़ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा के उत्पत्ति का विकास या इतिहास क्या है, ठीक है। ये क्रम को अभी के अभी आप याद कीजिए, बोलिए एक बार, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी, हिंदीतर भाषाएं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक चीज याद रखना, और अपभ्रंश के बाद यहां पर एक और भाषा आता है यहां पर, जिसको हम अवहट्ट के नाम से जानते हैं। क्या अवहट्ट बुक में मिलता है, क्या अवहट्ट ये मिलता है ना, यहां पर आता है वो, ठीक है। 1000 तक ये है, और 1000 से आगे ये निकल जाएगा, 1000 से अब तक हिंदी एवं हिंदीतर भाषा है जी, 1000 के बाद से, ठीक। अवहट्ट का जो काल है ना, ये माना जाता है 900 से 1100 ईस्वी तक, 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। बस इसको याद रखना। अवहट्ट क्या है, अपभ्रंश के का और विकृत रूप अवहट्ट है, लेकिन क्रम में उसको नहीं लिखते हैं, है ना। और क्रम में आ गया तो अपभ्रंश के बाद अवहट्ट को लिख देना। क्लियर है? चलिए अब हम पहुंचते हैं आपका छत्तीसगढ़ी तक, उसके लिए हमको अपभ्रंश को पढ़ना होगा, ठीक है। इसको उतार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, संस्कृत से लेकर हमने क्रम देख लिया,
ठीक है, अपभ्रंश तक हम पहुंच गए। अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश से किसका जन्म या विकास हुआ? हिंदी एवं हिंदीतर भाषाओं का। अपभ्रंश आपका मध्यकालीन आर्य भाषा है, हिंदी एवं हिंदीतर आपका आधुनिक आर्य भाषा है ना। एक चीज इसी बीच में आपको एक फैक्ट बता दूं मैं, है ना, भारत में 4 भाषा परिवार है तो आपको पता है ना। आपका आर्य भाषा परिवार की एक भाषा हिंदी, ठीक है, आर्य भाषा परिवार का एक भाषा हिंदी। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में हिंदी भी है, ठीक है। कितने % लोग भारत में हिंदी बोलते हैं? 2011 के जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार, ओके, लगभग 43 से 45% जनसंख्या जो है वो क्या बोलता है? आपका हिंदी बोलता है। उसके बाद बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है आपका 8% बंगाली, ठीक है। तो 45% तक अगर मैं बोल रहा हूं तो आप समझ लीजिए लगभग 50 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं भारत में, 50-60 करोड़ लगभग लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। और पूरे विश्व में लगभग बता रहा हूं 100 करोड़ लोग, लगभग 100 करोड़ लोग हिंदी से ओतप्रोत भाषा बोलते हैं, ठीक है। देखिएगा आपका अपभ्रंश के 6 भेद, ठीक है। शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, खस, ब्राचर और महाराष्ट्री, ठीक है। विजुलाइज थोड़ा सा कीजिए, इंडिया के मैप को थोड़ा सा विजुलाइज कीजिएगा आप, है ना। शौरसेनी का जो क्षेत्र है, शौरसेनी का जो क्षेत्र है यह है आपका राजस्थान, गुजरात और हरियाणा से लेकर बुंदेलखंड। क्या कहा मैंने? हरियाणा से लेकर बुंदेलखंड, राजस्थान और गुजरात, ये शौरसेनी का क्षेत्र है। मागधी का क्षेत्र है अविभाज्य बंगाल, मतलब कौन कौन आएगा इसमें अविभाज्य बंगाल में? इसमें आएगा आपका बिहार, इसमें आएगा आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल, इसमें आएगा आपका असम, इसमें आएगा आपका ओडिशा। तो मागधी का क्षेत्र ये है। फिर अर्धमागधी में आपका आएगा अवध, आपका आएगा बघेलखंड और आपका आएगा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। ये किस में आ जाएगा? आपका अर्धमागधी में आ जाएगा। खस में आपका पहाड़ी क्षेत्र आता है, पहाड़ी क्षेत्र मतलब उत्तराखंड, है ना। पहाड़ी क्षेत्र बोलने से आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश खस वाले क्षेत्र में आएगा, है ना। ब्राचड़ में आपका आएगा सिंध और पंजाब का क्षेत्र आपका ब्राचड़ में आता है। महाराष्ट्र में आता है आपका पूरा का पूरा महाराष्ट्र, आपका महाराष्ट्र में आता है। तो इसको आप विजुलाइज कीजिए, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है इससे? हिंदी और हिंदीतर भाषा हमको निकालना है और हमको छत्तीसगढ़ी बोली तक पहुंचना है, ठीक है। चूंकि हम छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमारे काम का क्या है? अर्धमागधी अपभ्रंश हमारे काम का है। क्यों? क्योंकि अर्धमागधी अपभ्रंश की ही बोली क्या है? छत्तीसगढ़ी, ठीक है। बाकी का हम पूरा देखेंगे किसमें? हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में वीडियो जो डला हुआ है उसको आप देख सकते हैं, है ना, पूरा का पूरा। अभी हम इसमें क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ी से रिलेटेड, समझ लेना, है ना। तो समझेगा बात को। शौरसेनी से आपका देखिएगा, शौरसेनी से आपका किसका किसका विकास हो रहा है? हरियाणा से लेकर बुंदेलखंड, फिर क्या कहा मैंने? राजस्थान और गुजरात, ठीक है। तो हरियाणा से लेकर जो बुंदेलखंड तक का एरिया है वहां बोला जाएगा क्या? पश्चिमी हिंदी। क्या बोला जाएगा? पश्चिमी हिंदी, ठीक है। राजस्थान में बोला जाएगा राजस्थानी, गुजरात में बोला जाएगा गुजराती। तो ये समझ लीजिएगा, ये 3 भाषाओं का विकास किससे हुआ? शौरसेनी से हुआ है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। मैंने यहां पर तो हिंदी लिखा है लेकिन आपको पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी दिख रहा है, तो समझ लेना भैया ये पश्चिमी हिंदी हिंदी की एक उपभाषा है, राजस्थानी हिंदी की एक उपभाषा। और यहां से प्रश्न पूछा है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो याद रखेगा हिंदी की 5 उपभाषाएं। कितनी उपभाषा? 5। पीएससी मेंस का क्वेश्चन है, 2014 मेंस का क्वेश्चन है। हिंदी की कितनी उपभाषा है? 5 उपभाषा है। और ये जो हिंदी है ना, ये हिंदी की जो वैरायटीज है, इस वैरायटीज को हम हिंदी की उपभाषाएं कहते हैं, ठीक है। और एक गुजराती क्या है? गुजराती हिंदी नहीं है तो क्या है? हिंदीतर आर्य भाषा है, गुजराती है, सब आर्य भाषा है, लेकिन हिंदी नहीं है तो क्या है? हिंदीतर भाषा है। देखो हिंदीतर भाषा भी तो लिखा है ना। अब भ्रंश से हिंदी और हिंदीतर दोनों भाषा निकल रहा है ना, ठीक है। मागधी, है ना। मागधी में देखो बिहारी है, बंगाल है, असम है, उड़ीसा है। तो मागधी से कौन कौन से भाषाओं का विकास होगा? एक तो आपका बिहारी का विकास होगा, उसके अलावा बंगाली, असमिया, उड़िया और आपका, ठीक है, बंगाली, असमिया और उड़िया। याद रखना 96 संविधान संशोधन के द्वारा उड़िया अब ओडिया हो चुका है। इसका नाम बदल गया, क्या हो गया आपका? ओडिया हो गया, ठीक है। और उड़ीसा ओडिशा हो गया, ओके। तो इसमें से बिहारी आपका हिंदी
कि एक उपभाषा है तो नंबर 3। हमको कितनी उपभाषा निकालना है? 5 उपभाषा निकालना है। किसकी? हिंदी की। ठीक है, हिंदी की जो वैरायटी है। अब हम आते हैं किसमें? अर्धमागधी में। अर्धमागधी में देखिएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, जो कि आपका हिंदी की ही एक वैरायटी है, हिंदी की उपभाषा है, पूर्वी हिंदी। याद रखिएगा, अर्धमागधी एक ऐसा अपभ्रंश है जिससे हिंदीतर भाषा का विकास नहीं हुआ है, हिंदी से इतर भाषा का विकास नहीं हुआ है, खाली हिंदी भाषा का विकास हुआ है। क्या? पूर्वी हिंदी। ठीक है, और इसी पूर्वी हिंदी से छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली का विकास हुआ है। इसी पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली का विकास आपका हुआ है। याद रखिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा, पूर्वी हिंदी पूछा है 2 बार, पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी के साथ साथ और कौन से 2 भाषाओं को रखा गया है? तो आंसर लिया गया है अवधी और बघेली। अवध में अवधी, बघेलखंड में बघेली। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ऊपर वाला जो पार्ट है ना, कोरिया से सटा हुआ इधर जो भाग है ना, उत्तर पश्चिमी छत्तीसगढ़ जो भाग है, उधर का आपका पूरा बघेली चलता है ना। देखिएगा, छत्तीसगढ़ी का कौन से हिंदी की उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी। और छत्तीसगढ़ी का अपभ्रंश क्या है? तो आपका अर्धमागधी। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा, छत्तीसगढ़ी का आदि जन्मी भाषा कौन सा है, या आदि जन्म छत्तीसगढ़ी का कहां से हुआ है? तो इसका आंसर आएगा आपका संस्कृत। छत्तीसगढ़ी की आदि जन्मी क्या है? संस्कृत भाषा है। हिंदी की भी आदि जन्मी क्या है? संस्कृत भाषा है। ओके, ठीक। तो पूर्वी हिंदी हो गया, फिर खस पहाड़ी क्षेत्र में है, तो यहां के बोली या भाषा का नाम होगा पहाड़ी। क्या होगा आपका? पहाड़ी। तो खस से कौन सा आपका हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ना? तो पहाड़ी आपका। और पहाड़ी क्या है? पहाड़ी भी हिंदी की ही एक वैरायटी है। तो ये 5 हिंदी की उपभाषा। और पहाड़ी हिंदी से कौन से बोली का जन्म हुआ? तो भैया पहाड़ी हिंदी से आपका कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी से कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊन और गढ़वाल वहां पर क्षेत्र है उत्तराखंड में, तो कुमाऊनी और गढ़वाली आपका पहाड़ी हिंदी की बोलियां है। ठीक है, फिर क्या है? बराचर। बराचर में आपका सिंधी पंजाबी है, जो कि हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हिंदी तर है, ये हिंदी से अलग है ना। फिर महाराष्ट्री में आपका मराठी है। मराठी आर्य भाषा तो है, लेकिन क्या है? हिंदीतर है। तो हिंदीतर से हमको क्या मतलब? हमको हिंदीतर से क्या मतलब? हमको हिंदीतर से क्या मतलब? हमको हिंदी से मतलब है। तो हिंदी की 5 उपभाषाओं को आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में आ जाइए। छत्तीसगढ़ी के साथ साथ अवधी और बघेली को भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इधर की जो बोलियां हैं हिंदी के क्लास में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब समझिएगा बात को, समझिएगा बात को। यह हुआ छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास, उत्पत्ति का विकास, कि छत्तीसगढ़ी भाषा तक हम कैसे पहुंचे, क्रम। ठीक है, अब जो कुछ बातें बता रहा हूं उसको आप समझिएगा, है ना। यदि हम भौगोलिक स्थिति देखें, समझिएगा बात को ना, तो आपका पश्चिमी हिंदी लिखा हो ना यहां पर, राजस्थानी गुजराती कहां? शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश का एरिया देखो, हरियाणा से लेकर बुंदेलखंड, राजस्थान, गुजरात। तो समझना बात को, यह आपका इंडिया का मैप है। मान लो आपका इंडिया का मैंने मान लो, मानना है ना। ठीक है, तो ये आपका शौरसेनी इधर, शौरसेनी आपका इधर, शौरसेनी। ठीक है, ये आपका मागधी, और ये बीच में छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है, ये आपका क्या है? आपका अर्धमागधी। क्या है? अर्धमागधी। ये आपका अर्धमागधी हो गया, है ना। अरे ऊपर बिहार है, समझो ना आप। ये तो जी, ये आपका अर्धमागधी। मागधी और शौरसेनी के बीच में क्या है आपका? ये आपका मागधी और ये आपका शौरसेनी। बीच में क्या है? ये बीच में आपका अर्धमागधी है, बीच में ना। ठीक है, समझना बात को। क्वेश्चन पूछेगा, अर्धमागधी में कौन कौन से आपका अपभ्रंश का प्रभाव है? तो याद रखिएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश में शौरसेनी और मागधी अपभ्रंश का प्रभाव देखने को मिलता है। अर्धमागधी का जन्म किन अपभ्रंश से हुआ? तो शौरसेनी और मागधी अपभ्रंश के फलीभूत आपका अर्धमागधी का जन्म हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा, अर्धमागधी अपभ्रंश में सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश में सर्वाधिक प्रभाव किसका है पूछेगा, तो याद रखना सर्वाधिक प्रभाव है किसका? मागधी का। अर्धमागधी अपभ्रंश में सर्वाधिक प्रभाव है मागधी का। अर्धमागधी की एक बोली क्या? छत्तीसगढ़ी। लिखा है ना छत्तीसगढ़ी, अर्धमागधी जी, अर्धमागधी छत्तीसगढ़ी। अर्धमागधी की बोली छत्तीसगढ़ी और मागधी की बोली क्या? भोजपुरी। लगभग मिलते जुलते हैं। अर्धमागधी पर कौन कौन से अपभ्रंश का प्रभाव है? शौरसेनी और मागधी का, है ना, क्योंकि दोनों के बीच में इसकी स्थिति है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में ही, इसलिए दोनों का प्रभाव है। ज्यादा प्रभाव किसका? तो ज्यादा प्रभाव मागधी का, है ना। किसका प्रभाव है? छत्तीसगढ़ी बोली में सरत। तो अर्धमागधी का बोली छत्तीसगढ़ी, इसमें किससे ज्यादा मिलता जुलता है? तो आपका मागधी का जो आपका बोली भोजपुरी ना, उससे छत्तीसगढ़ी बहुत मिलता जुलता है। दोनों के शब्द बहुत मिलते जुलते हैं। आ रही बात समझ में? इस प्रकार का प्रश्न आता है। ओके, अब हम जाते हैं छत्तीसगढ़ी बोली के इतिहास में कि छत्तीसगढ़ी ये बोली जो है, इसका नामकरण कैसे हुआ। तो समझिएगा बात को, क्वेश्चन पूछता है ना। इसको पहले उतार लीजिए, इसको पहले उतारिएगा।